Good morning, everyone. Good morning. I hope सबने डीपीपी सॉल्व की होगी। सबने डीपीपी सॉल्व की है ना? सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? वॉइस क्लियर है? चलिए पोस्ट योर डाउट्स फ्रॉम डीपीपी 2। डीपीपी 2 के अंदर आपके कौन कौन से डाउट्स हैं, क्वेश्चन नंबर्स आप फटाफट पोस्ट कर दीजिए। फोर्टीन 15 ओके। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 to 5। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में किसी को कोई डाउट? वन टू 5 किसी को भी कोई डाउट है? नो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6 to 9। क्वेश्चन नंबर 6 to 9। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कंटेन्स एटॉमिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 इज आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। अब बताइए कोई कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, किन एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं? of S and P block except zero group elements. बिल्कुल प्रणव, आपने गलत बोला। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को नहीं बोलते रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट प्लस पी ब्लॉक एक्सेप्ट ग्रुप 18 इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो सबसे पहले तुम्हारे पास कौन कौन से ये एटॉमिक नंबर तुम्हारे एस ब्लॉक या फिर ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 17 के बीच में आते हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है उसी के ऊपर आते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर 50। देखो जैसे आपके पास कौन कौन सा एटॉमिक नंबर 55 दिया हुआ है। ठीक, आपको पता है कि जीनोन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54। बेटा आज केवल डीपीपी 2 डिस्कशन होगा। तुम्हारे पास जीनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54। तो 55 जो एटॉमिक नंबर है वो कहां पे आता है?
वो आपका आता है किसके, फर्स्ट ग्रुप के अंदर, या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी देख सकते हो, ठीक, लेकिन वैसे देखने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट ग्रुप का है। ओके, एटॉमिक नंबर 12, ये भी आपका कितना, कौन से ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। देन एटॉमिक नंबर 48, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, क्रिप्टॉन, देन आपका 5s2, फिर आपके पास 36 और 38, देन 4d10। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में चला गया, तो ये तुम्हारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है, ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मतलब ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। चलिए अब आते हैं ऑप्शन तुम्हारे पास बी के ऊपर। ऑप्शन बी में क्या है तुम्हारे पास, ऑप्शन बी में आपको कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 13 कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर 13 कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर 13 कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है, आई एम आस्किंग समथिंग। बिल्कुल सही बात, जब एटॉमिक नंबर 13 की बात करोगे, ऑप्शन बी की बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 में, देखो 13 एटॉमिक नंबर, ये तुम्हारे पास कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, आपके 13th ग्रुप का एलिमेंट, मतलब पी ब्लॉक का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, वैलेंस शेल का 2s2 2p1, ये पी ब्लॉक का है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। 13 के बाद फिर 33, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d10 4s2 4p1। देखो ये भी तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। देन 54, एटॉमिक नंबर 54 जो है, ये आपका कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये आपका जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो नोबल गैसेस को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में नहीं कंसीडर करते, तो इसके अंदर ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। आपको यहाँ पे ये लीजिए, सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा। ये समझा सबको, एटॉमिक नंबर 54 इज नोबल गैस, और ये इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक। ऐसे ही अगर मैं 83 एटॉमिक नंबर की बात करूं, तो ये तुम्हारा देखो 86 किसका होता है, रेडॉन का। ऐसे ही गेस करना है, रेडॉन का 86 होता है, उससे 3 पहले 83 है, मतलब रेडॉन का 18th ग्रुप है, तो उससे 3 ग्रुप पहले कौन कौन सा होगा, मतलब 85 किसका, 17th ग्रुप का, 84 16 ग्रुप, तो 83 15 ग्रुप, तो ये 15th ग्रुप का एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। ओके, इस हिसाब से चेक करना है। अब देखो ऑप्शन 3, एटॉमिक नंबर 3, ऑप्शन 3 में एटॉमिक नंबर जो 3 है वो किसका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो 1s2 2s1, s ब्लॉक का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एटॉमिक नंबर 33 जस्ट अभी बताया मैंने, किसका, पी ब्लॉक ग्रुप 13 का, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर 53 जस्ट किससे पहले आएगा, जीनोन से पहले, तो ये तुम्हारे पास किसका एटॉमिक नंबर होता है, आयोडीन का, राइट, किसका होता है, आयोडीन का, तो ये तुम्हारे पास बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आता है। 87 किसके जस्ट बाद आता है, रेडॉन, रेडॉन का एटॉमिक नंबर इज 86, तो रेडॉन के जस्ट बाद जो एलिमेंट आएगा वो किस में जाएगा, फर्स्ट ग्रुप के अंदर, फ्रेंशियम, तो ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। देन बाकी तो आप ये वाला ऑप्शन डी जो है उसमें चेक कर ही सकते हो। एटॉमिक नंबर 22 जो है वो किसका है, डी ब्लॉक का, तो पूरा ऑप्शन ही वहीं पे चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 10 to 13 डाउट है। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए सबसे पहले द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज और आर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सबसे पहले दे ऑल आर मेटल्स, बिल्कुल सही बात है। मैंने लिखवाया है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। लिखवाया है, बताया भी है मैंने। देन तुम्हारे पास इनके अंदर वेरिएबल वैलेंसी होती है, ये भी बताया है मैंने, स्टेटमेंट लिखवाया है, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। ओके, देन थर्ड जो स्टेटमेंट है तुम्हारे पास, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव n-1 डी सबसेल। क्या लिखा है? ऑल दीज एलिमेंट्स हैव फुल, इसने लिखा है फुल n-1 डी सबसेल, तो ये तो गलत है ना। इनके अंदर डी ब्लॉक के अंदर मैंने क्या लिखवाया था? मैंने स्टेटमेंट अगर आप पुराना में तो क्या लिखवाया था? पार्शियली फिल्ड होता है। क्या होता है? पार्शियली फिल्ड होता है n-1 डी सबसेल। लिखवाया था कि नहीं? n-1 डी सबसेल पार्शियली फिल्ड होता है, मैंने लिखवाया था कि नहीं? हाँ, तो ये बिल्कुल। दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, बोल लास्ट ऑप्शन जो है वो दे क्या बोल रहे हैं? दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन क्या? इलेक्ट्रॉन्स। बेटा आपने क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा कि मेटल्स जो होते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है? उनकी टेंडेंसी होती है क्या करने की? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। किस चीज की टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? आपके मेटल्स हैं। तो इनकी तो गेन करने की टेंडेंसी के बजाय क्या करने की टेंडेंसी होगी? लूज करने की। तो ये ऑप्शन भी गलत है और थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट हैं। समझे क्या? क्वेश्चन नंबर 11 डाउट क्लियर हुआ? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13 तक और कोई डाउट? चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, इनमें किसी को डाउट है कोई? क्वेश्चन नंबर 13 डाउट है? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बेटा, ये तो मैंने सारे के सारे क्लास में करवाए हैं, जस्ट नोट्स को देखो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव निकालना है सबके लिए, सबके मैग्नीशियम के लिए जेड इफेक्टिव, पोटेशियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, बोरॉन के लिए। तो ये तो हमने पूरा सॉल्व किया है, अप टू एटॉमिक नंबर 30 तक मैंने बताए हैं। ये तो बताने वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए हाँ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 14 एंड 15 दोनों में डाउट है। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट यू एन ई? सबसे पहले ये बताइए, जो एलिमेंट है यू एन ई, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? यू से 1, एन किसके लिए आता है? नील के लिए 0, फिर ई जो है वो किसके लिए? 9 के लिए। तो 109 इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब बोलोगे सर इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेटा लिखना तो पड़ेगा। तो क्या करें, लिखें क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखना ध्यान से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 30 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हैं, बस इलेक्ट्रॉन काउंट करते जाना। देन आपके पास 4p6, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5s2,
ठीक, n प्लस एल 5 वाले पूरे हो गए। अब n प्लस एल जिनका 6 होता है, तो सबसे पहले n प्लस एल 6 किसके लिए होता है? तुम्हारा 4d। तो अब इलेक्ट्रॉन 4d में 4d 10, फिर 5p6। अब n प्लस एल 6 वाले में एक और कौन बचा? 6s2। फिर n प्लस एल 7 के अंदर आते हैं तो 4f14, फिर 6d10, फिर तुम्हारे पास 6p6, फिर 7s2। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए मैंने? यहां तक मैंने फिल कर दिए 86, राइट। यहां तक ये किसका एटॉमिक नंबर होता है? रेडॉन का। तो यहां तक मैंने इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर दिए? 86 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गए 2, 82। अब 7s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? अब तुम्हारा n प्लस एल जिनके लिए 8 होता है, अब इलेक्ट्रॉन उनमें जाएगा। n प्लस एल 8 किसके होता है? सबसे पहले 5f के लिए, तो 5 14। ठीक ठीक, तो यहां पर 88 प्लस 14 कितने हो गए? 88 प्लस 14 कितने हो गए? अरे जवाब दो भैया। 88 और 14 हो गए आपके पास 102, राइट। ओके, कितने बचे इलेक्ट्रॉन? अभी 7 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5f के बाद, जिनके लिए n प्लस एल 8 होता है उसमें। तो तुम्हारा यहां पर मैंने एक थोड़ी सी गड़बड़ी की, यहां पे ये 5d है, ये 5d है। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6d में। 6d में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? अभी 7 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने, राइट। अब देखो ध्यान से, अब ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट। किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये बताइए डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप कैसे निकालते हैं? तुम्हारे वैलेंस सेल का जो एस सब सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। और उसके n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7। तो 7 प्लस 2 दैट इज 9th ग्रुप। तो ये क्या करेक्ट आंसर है हमारा? बिल्कुल सही है। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, ध्यान से देखिए कि आपके 9th पीरियड में, क्या 9th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे अगर हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं? 3 इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 3 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो ये बताओ 9th पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? 9s से 9p के बीच में, राइट। 1 सेकेंड, प्रीवियस स्लाइड लीजिए। कहां से स्टार्ट होगा 9th पीरियड? 1s से, सॉरी 9s से 9p तक। मैंने यही बताया था आपको प्रीवियस क्लास, एक बार जब मैंने ग्रुप और किसी भी पीरियड के अंदर कितने मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो क्या बताया था आपको कि कोई भी पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? जब उस सेल के एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करना स्टार्ट करता है और पी सब सेल में जाकर के खत्म होता है, तब जाकर के वो पीरियड तुम्हारा कंप्लीट होता है। अब ये बताइए 9s के लिए n प्लस एल कितना होता है? 9।
और 9p के लिए n प्लस l कितना होता है 10। तो इसके बीच में कितने किस किस के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है बताइए आप लोग अपने नोट्स देख करके। 9s से 9p के बीच में इलेक्ट्रॉन किस किस में जाता है, वरना वो डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। देखो सबसे पहले, क्योंकि G के लिए भी कितना होता है, G के लिए L का वैल्यू होता है कितना 4, और आपने बोला F के लिए L का वैल्यू कितना होता है 3, और D के लिए L का वैल्यू होता है 2। तो आपने बोला 6G, तो 6 प्लस 3 6 प्लस 4 इज 10, 7 प्लस 3 इज 10। ओके, तो सबसे पहले 6G, आपके नोट्स में लिखा है ये चीज। 8D इन्हीं में जाता है। हाँ, तो अब बताओ कि तुम्हारे पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए। देखो S के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, राइट। ठीक, फिर G में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, G में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है तो कैसे निकालते हो, 2l प्लस 1, ये तुम्हारे पास, तो 4 2 8 प्लस 1 9, तो 9 ऑर्बिटल्स किसके अंदर है, G में। F में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स। D में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल। और P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। तो टोटल कितना हुआ, 9 प्लस 1 इज 10, 10 और 10 20 और 5 25। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला क्या है आपको कि हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे इस टाइम में, यहां से यहां के बीच में 75। दैट इज इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 9th पीरियड में आ सकते हैं, अगर क्या हुआ 3 इलेक्ट्रॉन हर एक आपके ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई हुआ। तो क्या सही आंसर आया, सबको समझ में आया कैसे सोल्व करना था। पक्का, तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे आपके। कंसेप्ट हमको कंसेप्ट सबको पता था कि नहीं, फिर से रिपीट करूं, ओके नहीं समझा, ओके, और किसको नहीं समझा, सर लेकिन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे एक्सेप्शन है, लार्ज एटॉमिक नंबर के लिए तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ एक्सेप्शन है। बेटा नॉर्मल जो एलिमेंट्स हैं, देखो एफ ब्लॉक में तुम्हारे एक्सेप्शंस हैं, एफ ब्लॉक के अंदर मेजरली किसमें है, एफ ब्लॉक के अंदर। देखिए कैसे सोल्व करना था इस क्वेश्चन को। आपके पास क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में दिया हुआ था, क्या कि अगर 9th पीरियड में, तो अगर हर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो सबसे पहले तो एक ऑर्बिटल में हम जानते हैं, ऑर्बिटल मतलब ये डब्बा, इस डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यही बोल रहा है कि अगर हर एक ऑर्बिटल में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स होने लग गए, अब देखो ये एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, ऐसे ही पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। डी सबसेल में ऐसे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल। एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और ऐसे ही जी सबसेल में कितने होते हैं आपके 9 ऑर्बिटल्स। ठीक, अब जो पीरियड होगा उसमें कहां से जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 9s से 9p के बीच में, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। क्या ये चीज आपको पता है, किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जब उस पीरियड का एस सबसेल से लेकर के पी सबसेल के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए,
उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी भी पीरियड में। क्या बेटा आपको ये चीज पता है उत्कर्षा एंड मानसी सापरे? पक्का? ओके। तो अब हमको यही तो, अब हमको क्या कोशिश करना है कि कोशिश ये करना है कि हमको ये निकालना है कि यहां से यहां के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए। ठीक, तो कैसे निकालें? देखो, अब जब हमने अबव प्रिंसिपल याद करो देखा था तुम लोग, मैंने जब पीरियड वगैरह निकलवाए थे तब मैंने ग्रुप बनवाया था ये। तो 9s से लेकर के 9p के अंदर बीच में किस किस में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है? 6g में भी इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, 7f में भी इलेक्ट्रॉन एंटर होता है और 8d में भी इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। ठीक, तो इन सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे भैया? s में कितने, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे? s में कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे? उसके अंदर नहीं, यही तो तुम लोगों ने गलती की भैया। उसने आपको बोला है कि मान के चलो दो नहीं, उसने बोला है कि आप तीन मान के चलो कि तीन होंगे। उसने बोला है कि आप दो नहीं तीन मान के चलो, तब बताओ। बोला है कि एक ऑर्बिटल में दो नहीं तीन डब्बे, तीन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, समझे? तो ऐसे में हम क्या करें, हमने सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट कर लिए भाई सारे, यहां से यहां तक 9s से 9p के बीच में टोटल कितने डब्बे हैं, ये कितने ऑर्बिटल हैं, हमने वो काउंट कर लिया। और पता है हमको कि हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरे पास टोटल डब्बे आ जाएं, टोटल ऑर्बिटल आ जाएं, तो क्या मैं आंसर निकाल सकता हूं 3 से मल्टीप्लाई करके? अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ डब्बे आ जाएंगे तो मैं निकाल सकता हूं। अब मैं एक काम करता हूं, सब में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट करता हूं। अब s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। p में फिर देखो, फिर तुम्हारा सॉरी यहाँ पे जो g है, g में कितने, g में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? निकालने के लिए देखो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का 2l+1, और g के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 4। g के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 4। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आए इस फॉर्मूले में पुट करो, 2l+1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं g में? 9। तो ये 9 क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन g। फिर f में कितने ऑर्बिटल्स? 7 ऑर्बिटल्स। फिर d में कितने ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल। और p में कितने ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स। समझे क्या? बताओ दोनों, समझी क्या? ओके, देन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 25। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3। तो टोटल कितने? 75। पक्का? और किसी को कोई डाउट है? डीपीपी 2 में और किसी को कोई डाउट? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? ओंकार, मैंने क्या बोला था? हाँ, तो बिल्कुल बेटा, आज डीपीपी 2, कल डीपीपी 3, फिर परसों डीपीपी 4। डेली एक एक डीपीपी डिस्कस होगी, एक दिन में सारी थोड़ी होंगी। एक एक करके डीपीपी डिस्कस होगी डेली। अब हमारा शुरुआत में आते ही पहले डिस्कशन, फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, अब देखिए ध्यान से। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने तुम्हारे एटॉमिक रेडियस के बारे में, उसमें जो हमने दो तरह की रेडियस पढ़ी थी, कौन कौन सी? आपकी वंडरवॉल रेडियस हम लोगों ने पढ़ी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में वंडरवॉल्स रेडियस पढ़ा था। देन हम लोगों ने इसके अलावा मेटेलिक रेडियस के बारे में भी पढ़ा था।
राइट? क्या पढ़ा था? मेटेलिक रेडियस के बारे में भी पढ़ा, और उसके बाद हम लोग आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ रहे थे। आयनिक रेडियस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने दो तरह की रेडियस देखी। कोवेलेंट रेडियस तो हम लोग उससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था हमने। आयनिक रेडियस को भी हमने, उसमें भी हमने दो तरह की रेडियस पढ़ी, राइट? कौन कौन सी? एक हमने पढ़ी तुम्हारे कैटायनिक रेडियस, और जो दूसरी हमने पढ़ी वो क्या थी आपकी? एनायनिक रेडियस। दूसरी क्या थी आपकी? एनायनिक रेडियस। ओके, ध्यान से अब देखिए, मैंने कैटायनिक रेडियस के बारे में बताया था, एनायनिक रेडियस के बारे में बताया था। कैटायनिक रेडियस के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो कभी भी कैटायन बनता है, कैटायन क्या होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और तुम्हारे पास किसी भी कैटायन का जो साइज होता है वो हमेशा अपने पेरेंट एटम की साइज के कंपैरिजन में छोटा होता है, स्मॉलर होता है। जबकि एनायनिक रेडियस के केस में मैंने क्या बताया था आपको कि जब एनायन बनता है, कैसे बनता है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके आपका एनायन का फॉर्मेशन होता है, और जो एनायन होता है उसका जो रेडियस है वो हमेशा क्या होता है? आपका बड़ा होता है। किससे? अपने पेरेंट एटम से। ठीक। देन हम लोगों ने बात की थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये वो स्पीसीज होती हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या? जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, राइट? तो उनका साइज हम कैसे कंपेयर करते हैं बेटा? जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होता है, क्या? जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा, मतलब जेड का वैल्यू जितना ज्यादा, एटॉमिक नंबर का वैल्यू जिसका जितना ज्यादा होगा, तुम्हारे पास उसका साइज क्या देखने को मिलता है? उतना कम देखने को मिलता है। बराबर है? ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। इसके कुछ एग्जांपल्स भी शायद हमने किए थे, राइट? तो एक दो और एग्जांपल जैसे कि मैं आपको करवा दूं। चलो, जैसे कि आपको शायद मैंने एक दो ये तो करवा ही दिए थे। नाइट्रोजन 3- हो, ऑक्सीजन 2- हो, फ्लोरीन हो, देन आपके पास Na+ हो, देन आपके पास कौन? Mg2+ हो, आपके पास एल्यूमिनियम 3+ हो। इन सब का साइज कंपेयर करिए, ठीक है? कंपेयर साइज, इनका आपको साइज कंपेयर करना है। जैसे फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास Cl- है, सल्फर 2- है, फॉस्फोरस 3- है, आपके पास पोटेशियम प्लस है, कैल्शियम 2+ है। ओके, इन सब का भी आपको साइज कंपेयर करना है। तो एक काम करिए, जल्दी से आप साइज कंपेयर करिए, जल्दी बताइए। बताइए भाई, शांति से मत बैठिए। बताइए भाई, सब लोग शांति से बैठे हुए हैं, कोई बता ही नहीं रहा है। सॉल्व करना नहीं आ रहा क्या? कैसे सॉल्व करना है?
गुड, मानसी विजय लांगे, आर्यन, बाकी लोग, सर्वेश ने दिया, ओके, बाकी लोग जल्दी करिए, 50 लोग हैं, फिर अभी भी इतना टाइम लग रहा है। सम्यक, कृष्णाई, प्रांजल, वीना, ओंकार, सिद्धांत, नाहिद, आर्या, थर, युक्ता, आविष्कार, विश्वजीत, सब लोग जवाब दो। प्रणव, अभिषेक, आदित्य, ओंकार, कमलेश, नेहा, उत्कर्षा, अजय, संयुक्ता, सब लोग जवाब दो भाई। ओनली, हाँ नेहा ढोक ने भी जवाब दिया, गुड। क्या है देखो सबके अंदर, हाँ विश्वजीत, गुड। तो सब में क्या है देखो, सबके अंदर हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। नाइट्रोजन 3 माइनस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन 2 माइनस में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ माइनस में भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Na प्लस में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। डाला। Mg+2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एल्यूमिनियम +3 में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो मतलब सबको सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके रखने हैं। तो जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, जेड का वैल्यू इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11, सॉरी इसका 11, इसका 12 और इसका 13। तो जिसका जेड का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना कम होगा, बताया था। तो ये तुम्हारे पास सबसे बड़ी साइज इसकी, देन इसकी, देन इसकी, देन ये, देन ये। तो बस आपको क्या होगा, एग्जाम में कोई भी इनमें से 3 दे देगा कंपेयर करने के लिए, मतलब बताओ कंपेयर करिए। ठीक इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। जैसे फॉस्फोरस 3 माइनस, यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 15 + 3 18 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स। देन यस, क्लोरीन माइनस में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स। के प्लस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, के प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम +2 में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। चलिए, तो यहां पर अब सबके लिए जेड की बात करूं एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, फिर तुम्हारे पास पोटेशियम का 18, और सॉरी पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उसकी साइज उतनी कम, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये तुम्हारे पास साइज कंपैरिजन हो गया। तो आई होप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का अगर साइज कंपैरिजन आपको बोला जाए तो आप कर सकते हैं, क्या मैं ऐसा मान के चलूं? पक्का? ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट अब हेडिंग डालिए, फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं? जैसे सबसे पहला फैक्टर आप बताइए, कि अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, क्या अगर जेड इफेक्टिव
इंक्रीज करता है। हाँ, नंबर ऑफ सेल्स, बिल्कुल सही बात है। तो अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा मतलब क्या किया, अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया, तो तुम्हारे पास एटॉमिक रेडियस क्या होगी, जेड इफेक्टिव इंक्रीज किया इसका मतलब आपका अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया, इसका मतलब एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज करेगी। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स में ये बताओ, हमने देखा था कि भैया लेफ्ट से राइट इधर में जाते हैं, ट्रेंड हमने देखा था कि लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। ठीक, तो जेड इफेक्टिव इधर में इंक्रीजेस, तो साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो इधर में साइज क्या है, साइज डिक्रीजेस, राइट। तो सबसे जो बड़ा साइज होगा वो किसका होगा, लिथियम का। क्या सबसे बड़ा साइज किसका है, लिथियम का, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, देन कार्बन, देन तुम्हारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो यहां से मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि नहीं, अब बाद में वेरिएशन के टाइम बताऊंगा कि लेफ्ट से राइट में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, उसका रीजन क्या है, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, उसका रीजन क्या है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, क्या, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, राइट। जो सेकंड तुम्हारे पास फैक्टर है एटॉमिक रेडियस को जो अफेक्ट करता है, वो क्या है कि तुम्हारे पास, जैसा कि विश्वजीत ने बताया, नंबर ऑफ सेल्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, राइट। तो सेकंड जो फैक्टर है वो क्या, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, जैसे कि एन जिसको हम बोलते हैं, अगर वो इंक्रीजेस, अगर ये इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगी, एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीजेस, राइट। जैसे कि एग्जांपल, जैसे ग्रुप वन के ही एलिमेंट में ले लूं, लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, राइट। तो सबसे पहले यहां पर सबसे ज्यादा साइज किसका, सीजियम का, क्यों, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, बराबर है कि नहीं, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा, ठीक। जैसे अगर थर्ड लिखूं मैं, अगला फैक्टर कौन हो सकता है, अगला फैक्टर क्या होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट से क्या फर्क पड़ेगा, भैया सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होगा तो साइज छोटी होगी कि बड़ी होगी, सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होगा, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट, अगर इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस पे या फिर एटॉमिक साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बताओ भैया, इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि सिग्मा इंक्रीज कर रहा है मतलब रिपल्सन इंक्रीज कर रहा है, तो साइज बड़ी होगी, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। तो तुम्हारे पास ये भी पॉइंट लिख लीजिए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, तो तुम्हारे पास एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस भी क्या, इंक्रीजेस। ये पॉइंट समझ में आएगी नहीं, जल्दी से नोट डाउन करिए, साथ साथ में नोट करते जाइए।
नोटेड? ओहो, काफी बच्चों ने नोट कर लिया। थर्ड पॉइंट कैन कम अंडर जेड इफेक्टिव, आ सकता है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल आ सकता है। ओके, बस वहां पे मैंने जेड इफेक्टिव किया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अलग से मैंने एक पॉइंट लिखवा दिया कि ताकि स्क्रीनिंग इफेक्ट का अगर कभी पूछ लिया जाए सिग्मा की वैल्यू से, शील्डिंग इफेक्ट से अगर पूछ लिया जाए, इसलिए बताया मैंने। अगला है कि जैसे जैसे नेगेटिव, और कौन पॉइंट हो सकता है कि भैया अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगी, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी ना, क्योंकि जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के एक्सट्रैक्ट होने से। तो ये भी लिख लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, एटॉमिक रेडियस increases, just wait for a minute, श्रावणी वेट, जस्ट वेट। अगला बताओ, पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या फर्क पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही। चलिए, कैसे डिक्रीज करेगा भाई, देखो जैसे नेगेटिव का अगर मैं एग्जांपल लिख दूं सबसे पहले, तो जैसे देखो अगर ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन माइनस हो, ऑक्सीजन 2 माइनस हो, इन तीनों में साइज कंपेयर करना है तो सबसे ज्यादा किसका, ऑक्सीजन 2 माइनस का, फिर ऑक्सीजन माइनस का, फिर ऑक्सीजन का। ऐसे ही अगला पॉइंट मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, तो साइज क्या होगी तुम्हारे पास, साइज डिक्रीजेज, राइट। एग्जाम्पल जैसे देखो mn, mn की ही मैं एग्जाम्पल ले लूं, mn हो, mn+2 हो, mn+3 हो, mn+4 हो, तो इन सब में अगर साइज कंपेयर करना है, फोर्थ एंड फर्स्ट पॉइंट में कंफ्यूजन है, दोनों में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं ना, फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छा फर्स्ट पॉइंट में क्या है बेटा, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सब में क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। और अभी यहाँ पे क्या है, फोर्थ पॉइंट में बेटा, फोर्थ पॉइंट में देखो प्रोटॉन्स सेम है, इलेक्ट्रॉन्स केवल इंक्रीज कर रहे हैं। विश्वजीत समझा, फोर्थ पॉइंट में क्या है कि तुम्हारे पास केवल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोटॉन्स उतने ही हैं, और वहां पे क्या है, आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। गुड, तो Mn है, Mn+2, Mn+3 एंड Mn+4, इनमें साइज कंपेयर करना है, तो कैसे करें भैया, सबसे ज्यादा साइज किसका, Mn का, फिर Mn+2, फिर +3, फिर +4। ओके, किसी को कोई डाउट, नोट कर लिया सबने, जल्दी से नोट करो। ओके, नो फाउट। चलिए देखिए,
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। बताइए वेरिएशन क्या है? जल्दी से नोट करो। तो वेरिएशन के बारे में बताइए। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करूं इन ए पीरियड के अंदर जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, क्या लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या करेगी? साइज डिक्रीजेस, राइट? ऐसे शॉर्ट में लिखूं तो समझ में आएगा कि अक्रॉस ए पीरियड तुम्हारे पास लेफ्ट से राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि एज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, रीजन यही है, जेड इफेक्टिव क्योंकि इंक्रीज करता है। ठीक, ओके। फिर एक ग्रुप के अंदर इन ए, हो सकता है आपको कुछ अलग आवाजें आ रही हो, तो चलिए, ग्रुप के अंदर क्या होता है? टॉप से बॉटम जाने पर, एक ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम जाने पर तुम्हारे पास जो साइज होती है वो क्या करती है? साइज क्या करती है? इंक्रीज करती है ना? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं? एज नंबर ऑफ सेल्स increases, right? Okay, then नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि जो इनर्ट गैसेज होती हैं अपने रेस्पेक्टिव पीरियड के अंदर, इनर्ट गैसेज का जो रेडियस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? किसी भी अपने रेस्पेक्टिव पीरियड के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है इनर्ट गैस का वो लार्जेस्ट होता है। क्यों? कोई सोच के बताइए। बताइए भाई। कोई नहीं बता पा रहा? अरे कोई तो बता दो। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, लास्ट क्लास में कुछ इनर्ट गैसेस के लिए ही केवल वो रेडियस होती है। मैं बोल रहा हूं कि किसी भी पीरियड में तुम्हारी सबसे ज्यादा जो रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस, वो किसकी होती है? वो इनर्ट गैस की होती है। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि हम इनर्ट गैस के लिए केवल कौन सा रेडियस का बात करते हैं? केवल कौन सी रेडियस की बात करते हैं? वंडरवॉल रेडियस की। जबकि बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, इन सब की बात करते हैं कि नहीं? तो वंडरवॉल रेडियस मैंने बताया भी था सबसे बड़ी होती है।
तो रेस्पेक्टिव पीरियड के अंदर जनरली जो तुम्हारा एटॉमिक रेडियस होता है इनर्ट गैस का, वो क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस के लिए हम क्या करते हैं, केवल वंडरवॉल रेडियस को डिफाइन करते हैं, जबकि बाकी के लिए हम क्या करते हैं, तुम्हारा कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, ये सब भी डिफाइन करते हैं। राइट? ये चीज समझा कि नहीं? ये जो मैंने अभी पॉइंट बोला वो समझा क्या? तो लिख लो इस पॉइंट को कि इन रेस्पेक्टिव पीरियड्स, इन रेस्पेक्टिव, बेटा बहुत ज्यादा ना चमक जाए, ध्यान रखना, पता चला फिर घर वाले तुम लोग बोलेंगे कि चमक रहा है तुमको, फिर रात में लाइट चला जाएगा तो तुम ही को चमकाएंगे। इन रेस्पेक्टिव पीरियड जनरली क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ inert gas is largest, वो क्या होती है, लार्जेस्ट होती है। क्यों? बिकॉज for inert gas van der Waals रेडियस इज डिफाइंड। क्योंकि इनर्ट गैस के लिए कौन सी रेडियस डिफाइंड होती है, van der Waals रेडियस डिफाइंड होती है। राइट? चलिए फटाफट इसको नोट करिए। तो ये तो हम लोगों ने जो रेडियस की बात की वो किसके लिए बात की, नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए। नॉर्मल एलिमेंट्स मतलब ग्रुप 1 सॉरी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, उनके अंदर एटॉमिक साइज का वेरिएशन कुछ हमको अलग देखने को मिलता है। नोट कर लिया सबने? जल्दी से नोट करो जिनका नहीं हुआ है। ओके चलो, नॉर्मल एलिमेंट्स में सबसे पहले जैसे कि मैं आपको लिखवाऊं, तो जैसे कि सबसे पहले मैं एल्कली मेटल्स की रेडियस लिखवा दूं आपको, ऐसे ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए लिखवा रहा हूं। अगर मैं एल्कली मेटल्स के लिए बात करूं तो देखो, एल्कली मेटल्स का अगर मैं तुम्हारे थोड़ा ग्राफ बनाया जाए एटॉमिक रेडियस का, क्या उनका एटॉमिक रेडियस किसमें, एंगस्ट्रॉम के अंदर। ये किसमें लेके चल रहा हूं मैं, एंगस्ट्रॉम के अंदर। और यहां पर एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो इनका जो ग्राफ हमको देखने को मिलता है, सबसे जो छोटा साइज होता है वो किसका होता है, लिथियम का होता है। फिर तुम्हारा एल्कली मेटल्स में साइज किसका बड़ा होता है, सोडियम का। फिर किसका, पोटेशियम का साइज बड़ा होता है। देन रुबिडियम का साइज बड़ा होता है। देन आपका सीजियम का साइज बड़ा होता है। देखो ध्यान से, ये आपका कौन सा एलिमेंट है, ये आपका है लिथियम। फिर आपका ये किसके एलिमेंट के लिए है, सोडियम के लिए। ये आपका किसके लिए है, पोटेशियम के लिए। ये आपका किसके लिए है, ये आपका किसके लिए है, रुबिडियम। और फिर ये आपका किसके लिए है, सीजी के लिए। ठीक, जो तुम्हारे पास लिथियम है इसका एटॉमिक रेडियस कितना होता है, अराउंड 1.23 एंगस्ट्रॉम। फॉर सोडियम इट इज अराउंड 1.57 एंगस्ट्रॉम। ये प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं। देन फॉर पोटेशियम इट इज 2.03 एंगस्ट्रॉम। याद करने की जरूरत नहीं है इनको, ठीक, बस एक ध्यान आपको रियलाइजेशन हो थोड़ा इसका, इसलिए बता रहा हूं।
देन सीजियम का कितना 2.35। ठीक, ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास इसका जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, लगातार देखो ऐसे इंक्रीज ही कर रहा है, राइट। एल्कली मेटल्स के केस में, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में मैं अगर बात करूं तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी क्या होता है तुम्हारे पास, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में भी मैं अगर आपको ऑर्डर की बात करूं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स उनके अंदर साइज का ऑर्डर क्या होता है आपका, सबसे छोटा साइज किसका होता है, बेरिलियम का, आपको साइज मैं नहीं लिखवाऊंगा यहाँ पर। देन मैग्नीशियम का, केवल एक बता रहा हूं, इसे समझ जाओ थोड़ा कि ग्राफ इनका देखेंगे तो इस हिसाब से कुछ देखने को मिलेगा, ठीक। देन आपके पास कैल्शियम का साइज, देन आपके पास स्ट्रॉन्सियम, और सबसे बड़ा किसका, बेरियम, ठीक। अब ऐसे ही मैं अगर थोड़ा सा, जब इंटरेस्टिंग कहां पे आता है, बोरॉन फैमिली के अंदर, क्या बोरॉन फैमिली में हम लोग साइज का क्या ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हैं, बताइए। बोरॉन फैमिली के अंदर आप साइज का क्या ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हैं, सबसे पहले बोरॉन फैमिली के अंदर जो कि ग्रुप 13 है उसके अंदर साइज क्या होती है, देखो बोरॉन एलिमेंट होता है, आपके पास एल्यूमिनियम होता है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, राइट, यही होता है आपके पास, यही एलिमेंट्स होते हैं बोरॉन फैमिली के अंदर, ओके। इनके अंदर सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, साइज का ऑर्डर बताइए आपके हिसाब से, बताइए भाई, आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो शांति से कोई बैठता ना तो हमको बड़ा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा, हाँ। टीएल, ईएन, टीआई सबसे, टीआई नहीं है बेटा, टीएल है, तृप्ति जी टीएल है, वो थैलियम है, टीआई टाइटेनियम होता है, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा आपके हिसाब से होना चाहिए ये थैलियम का, इंडियम का, देन गैलियम का, देन एल्यूमिनियम, देन बोरॉन, ये ऑर्डर गलत होता है, ये क्या है आपका गलत ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है ध्यान से सुनना, बोरॉन का साइज, देन एल्यूमिनियम का साइज, और एल्यूमिनियम एंड गैलियम का साइज ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। देन आपका इंडियम का साइज, इंडियम से जस्ट थोड़ा बड़ा थैलियम का साइज। इनकी मैं अगर जस्ट थोड़ा आपकी प्रैक्टिकल वैल्यूज की बात करूं तो जैसे देखिए जो बोरॉन होता है, बोरॉन के लिए मैं ये जो साइज होती है वो कितनी होती है 0.8 एंगस्ट्रॉम। एल्यूमिनियम के लिए ये जो साइज है वो कितनी होती है 1.24 एंगस्ट्रॉम, और तुम्हारे पास गैलियम के लिए भी कितनी होती है 1.24 एंगस्ट्रॉम। इंडियम के लिए कितनी होती है 1.5 एंगस्ट्रॉम, और 1.55 थैलियम के लिए। समझे क्या ये बात। अब देखो इसमें ऐसा रीजन क्या है, अब बोलो सर ये क्या, आपने तो पूरी साइज का ऑर्डर ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा देखो जेड इफेक्टिव मैंने क्या बताया, लगातार नीचे की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज करता है, और जो गैलियम आता है, गैलियम कहां पे आता है आपके जस्ट जहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म होता है। पीरियोडिक टेबल देखो ध्यान से, तो ग्रुप 13 जो है वो जस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जस्ट अगला एलिमेंट तुम्हारा ग्रुप होता है कि नहीं। डी ब्लॉक जहां पे खत्म होते हैं उसके जस्ट बाद कौन होता है आपका ग्रुप 13 होता है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो शील्डिंग होता है वो क्या होता है, पुअर होता है ना। मैंने ये सब लिखवाया, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका शील्डिंग क्या होता है, पुअर होता है, ठीक। उनका शील्डिंग मतलब पुअर होता है, जो स्लेटर्स रूल है उसमें देख सकते हैं।
तो उनका अगर शील्डिंग पुअर है तो शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव क्या करता है, ज्यादा इंक्रीज करता है। पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा इंक्रीज करता है, और जेड इफेक्टिव ज्यादा इंक्रीज करता है तो साइज क्या करती है, कम होती है। उसकी वजह से एल्यूमिनियम और गैलियम के लिए साइज ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है, बराबर है। तो यहाँ पे ये जो रीजन है इसका, गैलियम और एल्यूमिनियम की साइज इक्वल मिलने का, वो क्या है कि तुम्हारा गैलियम का जो साइज है, प्रैक्टिकली देखोगे तो गैलियम का साइज जस्ट थोड़ा सा कम ही होता है एल्यूमिनियम से। प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो जस्ट थोड़ा सा साइज कम ही होता है एल्यूमिनियम के अंदर, सॉरी गैलियम के अंदर एल्यूमिनियम से। ठीक, रीजन क्या है इसका, क्योंकि तुम्हारे पास गैलियम का जो है, जो गैलियम जब आते हैं तो क्या होता है, आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, डी ब्लॉक के जस्ट बाद आता है, और पुअर शील्डिंग की वजह से तुम्हारे उसका इफेक्ट हमको इसकी साइज पे देखने को मिलता है। तो ग्रुप 13, 14, 15 उनके अंदर हमको ऐसा थोड़ा ऑर्डर जो है वो थोड़ा गड़बड़ी देखने को मिलता है। किसकी वजह से, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ तुम्हारे किसके किसके पुअर शील्डिंग, डी ब्लॉक, सो डी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से। सबसे सब लोग नोट करो जल्दी से इसको। ये समझा क्या सबको, गैलियम का साइज हमको एल्यूमिनियम के साइज के कंपैरिजन में लगभग बराबर क्यों देखने को मिलता है, श्योर, ओके गुड। देन देखो हम कार्बन फैमिली की बात करें, प्लीज रिपीट, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। रीजन नोट करोगे, बिल्कुल नोट कर लो बेटा, हम कहां मना कर रहे हैं, नोट करना चाहते हो रीजन, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे रीजन भी नोट कर लेते हैं। देखो मैं अभी बता दे रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गैलियम और एल्यूमिनियम का साइज क्यों तुम्हारा ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम जो है, सॉरी जो गैलियम है वो कहां पे आता है, आपका जस्ट बाद आता है किसके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ठीक है। और तुम्हारे पास ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, देखो एल्यूमिनियम गैलियम के अंदर क्या होता है, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 3d होता है, ठीक। तो तुम्हारे पास जो पुअर शील्डिंग है डी ब्लॉक का, वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसकी वजह से यहाँ पर इसकी जो साइज है, अब देखो पुअर शील्डिंग है मतलब सिग्मा का वैल्यू कम है, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा, बराबर है कि नहीं, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो तुम्हारे पास साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए जितना साइज इंक्रीज करना चाहिए था, गैलियम का साइज इतना इंक्रीज नहीं करता है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो रीजन क्या है, क्योंकि जेड इफेक्टिव तुम्हारा इंक्रीजेस, शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस ड्यू टू, ऐसे ऊपर में यहां पे लिख लो ऐसे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, ड्यू टू पुअर shielding of d electrons, due to poor shielding of d electrons, d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से, ओके। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बोरॉन फैमिली के बाद किसमें, कार्बन फैमिली। करें क्या, नेक्स्ट अब देखिए, अब हम तो जैसे कार्बन फैमिली के अंदर एलिमेंट्स की साइज की बात करें, तो इनमें भी कार्बन कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कहे शिव जी सुनो पार्वती। तो यहां पर हमको जो साइज का ऑर्डर देखने को मिलना चाहिए वो क्या,
कि नीचे की तरफ साइज बढ़नी चाहिए, तो इनमें साइज बढ़ती है, साइज इनमें बढ़ती है, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। और हालांकि देखो जो डी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग का जो इफेक्ट है वो यहाँ पर भी थोड़ा देखने को मिलता है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर जितना देखने को मिला उतना यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो कार्बन का जैसे साइज होता है वो कितना होता है 0.77 एंगस्ट्रॉम। देन आपके सिलिकॉन के लिए कितना होता है 1.17 एंगस्ट्रॉम। याद नहीं रखना है, बस ऑर्डर ध्यान में रखना है, वैल्यूज याद नहीं करनी है। गैलियम के जर्मेनियम के लिए कितना होता है 1.22 एंगस्ट्रॉम। फिर SN जो टीन होता है उसके लिए कितना होता है 1.41 एंगस्ट्रॉम। फिर यहां पे कितना होता है 1.44 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास पिछले बार भी लास्ट के अंदर देखो जो इंडियम और जो थैलियम था उनमें साइज के अंदर ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला। क्यों? ये तुम्हारा जो शील्डिंग इफेक्ट का ही रीजन है। डी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शील्डिंग क्या होती है वीक होती है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव ज्यादा इंक्रीज करता है। ठीक, तो यहाँ पे साइज में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। सेम केस यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर भी साइज तो इंक्रीज कर रही है, SN से PB में देखो साइज इंक्रीज कर रही है, लेकिन देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम का साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जर्मेनियम का साइज बड़ा है। समझ में आ रहा है ये चीज क्या है, जर्मेनियम का साइज बड़ा है। ओके, रीजन क्या है, सेम रीजन है तुम्हारे पास। इतना साइज में वेरिएशन क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि डी के पुअर इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग है उसका थोड़ा सा असर। भैया देखो वो होता है ना कि एक गंदी मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वही कहावत टाइप की है कि डी ब्लॉक के आसपास में है ये, तो उसका थोड़ा इफेक्ट इनके ऊपर देखने को मिल जाता है। ओके, देन जैसे देखो नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं तो नाइट्रोजन फैमिली अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं जिनको हम क्या बोलते हैं पिनकोजन्स, राइट, बताया है पहले। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसमें, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी, बिस्मथ। तो इनमें भी साइज का जो ऑर्डर देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये बिल्कुल से बाकी सब नॉर्मल है। 0.7 एंगस्ट्रॉम, 74 एंगस्ट्रॉम, 1.1 एंगस्ट्रॉम, इसका 1.21 एंगस्ट्रॉम, फिर यहाँ पे 1.41 एंगस्ट्रॉम और इसका 1.52 एंगस्ट्रॉम। देखो डी ब्लॉक से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तुम्हारे पास इनकी जो साइज है उनमें जो डिफरेंस है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये चीज दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हो इस चीज को। गुड, तो नाइट ये सब नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करिए। जैसे अब देखो मैं थोड़ा वो उनके चैल्कोजेंस के लिए भी लिखवा दूं जल्दी, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे अब हम बात करें किसके लिए, ग्रुप 16, ग्रुप 16 मतलब चैल्कोजेंस, ग्रुप 16 मतलब चैल्कोजेंस। तो इनमें भी साइज का ऑर्डर क्या मिलना चाहिए भैया, नीचे की तरफ जाने पर इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलना चाहिए, तो बिल्कुल मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेनियम, देन टेलुरियम, पोलोनियम को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो तुम्हारा रेडियो एक्टिव होता है। ठीक, चलिए तो देखिए इनमें भी साइज का ऑर्डर नीचे की तरफ जाने पर इंक्रीज करता है। ऑक्सीजन का कितना 0.66 एंगस्ट्रॉम, सल्फर का कितना 1.04 एंगस्ट्रॉम, देन तुम्हारा सेलेनियम का कितना 1.14 एंगस्ट्रॉम, टेलुरियम का कितना 1.37 एंगस्ट्रॉम। देखो यहाँ पर फिर से देखो गैप जो है वो इंक्रीज ही कर रहा है लगातार, है ना।
फिर अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं, हेलोजेंस में भी नीचे की तरफ जाने पर साइज में ऑर्डर बिल्कुल से सेम देखने को मिलता है, इंक्रीज करता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो इनमें साइज क्या होगी, आई की साइज बड़ी, देन बी आर, देन सी एल, देन एफ। तो इसका कितना होता है, इसका होता है आपका देखो 0.64 एंगस्ट्रॉम। वैल्यूज याद नहीं रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, मैं आपको बस एक डेटा बता रहा हूं, बाकी वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, ओके ना। 1.4 और ये 1.33 एंगस्ट्रॉम, ओके। तो ये देखिए ग्रुप, हर एक ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रही है। why we do not in we not why do we not include polonium in, बेटा मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि क्यों नहीं लिया मैंने। जो मेन एलिमेंट्स हैं हम उन्हीं को ले रहे हैं, यहाँ पे पोलोनियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। तो ये हमारा किसके लिए था, ये साइज का जो ऑर्डर था ये हमारा किसके लिए था, नॉर्मल एलिमेंट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के केस में हमने साइज जो है वो कैसे कैसे वेरी करती है उस चीज के अंदर हमने देख लिया, ठीक। इसे समझा क्या सबको, आप अगर ध्यान से देखें तो कहां पे मैंने ग्रुप 15 का, सॉरी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कहां लिखवाया था जस्ट थोड़ी देर पहले, ये कार्बन फैमिली है, देन ये बोरॉन फैमिली, हाँ इनकी साइज के ऑर्डर को देखिए। अब देखो ग्रुप एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं आपको इनमें भी पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी साइज किसकी होती है, क्या एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर मैं पूछूं, ये चीज मैं एस ब्लॉक के अंदर फिर आगे जाके पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखो अभी बता दे रहा हूं, ये चीज मैं अभी बता रहा हूं, एस ब्लॉक के अंदर आगे जाके बताने की जरूरत ना पड़े। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज का वेरिएशन, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का साइज का वेरिएशन, तो देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं एस ब्लॉक में हमारे, मेनली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक। इधर में कौन से, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर आपका कौन, स्ट्रोंशियम, और फिर आपका बेरियम। यही एलिमेंट्स होते हैं कि नहीं। देन देखिए ध्यान से, बेरिलियम का यहाँ पे सबसे जो साइज छोटा मिलेगा वो किसका, सबसे छोटा साइज किसका होता है, क्या बताया कि टॉप टू बॉटम जाने के ऊपर साइज क्या करती है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज बताया ना अभी, डिक्रीज करता है। तो इनमें देखो सबसे छोटा साइज किसका होगा, सबसे छोटा साइज किसका होगा, बेरिलियम का, राइट। बेरिलियम, बेरिलियम के बाद साइज किसका होता है, ये तो ग्रुप पीरियड सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, फिर मैग्नीशियम का साइज, फिर सोडियम का, सोडियम के बाद किसका, कैल्शियम का, फिर ध्यान से सुनना अब, कैल्शियम के बाद साइज किसका बड़ा होता है, स्ट्रोंशियम का। कुछ लोग बोल सकते हैं पोटेशियम का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम का साइज, देन बेरियम, और उसके बाद पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद साइज किसकी बड़ी होती है, रुबिडियम। तो एस ब्लॉक में तुम्हारा सबसे लार्जेस्ट जो तुम्हारा साइज होता है, रेडियस होता है, वो किसका होता है, रुबिडियम का, सबसे स्मॉलेस्ट किसका, बेरिलियम का, ठीक है। तो
मैग्नीशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद किसका होता है स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर पोटेशियम। पोटेशियम के अंदर हमको एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज देखने को मिलता है। क्या? एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज देखने को मिलता है इन केस ऑफ पोटेशियम। ओके, ध्यान में रखना इस चीज को। सबने नोट किया? इस चीज को ध्यान में रखना। ट्रिपल स्टार, नोटेड? हाँ, रुबिडियम के बाद, अच्छा रुबिडियम के बाद सीजियम, सॉरी हाँ, तो सीजियम का साइज सबसे बड़ा। ओके ओके ओके, फ्रेंशियम को लेंगे नहीं क्योंकि वो क्या है रेडियो एक्टिव। रुबिडियम के बाद कौन? सीजियम। नोटेड? चलिए देखिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। तो अभी हमने जो बात की वो किसके लिए की? नॉर्मल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जितने थे तुम्हारे पास उनके लिए हमने बात की। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में साइज का वेरिएशन। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनके अंदर साइज का वेरिएशन कैसे होता है? फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो देखो लेफ्ट से राइट जाते हैं एक पीरियड के अंदर, तो साइज क्या करती है आपकी? लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या करती है आपकी? लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या करती है? इंक्रीज करती है, सॉरी डिक्रीज करती है, सॉरी सॉरी, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या करती है आपकी? डिक्रीज करती है। बिल्कुल सही बात है ना? चलिए, तो यहां पर अब जब मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डी सबसेल के अंदर। किस में जाता है? डी सबसेल में। और जो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका पुअर शील्डिंग होता है। क्या होता है? पुअर शील्डिंग होता है, बराबर है। तो पुअर शील्डिंग होता है तो जेड इफेक्टिव उनका क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने की वजह से जो तुम्हारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर साइज में जितना वेरिएशन होना चाहिए उतना हमको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखो। जैसे देखिए, इनकी भी मैं आपको अगर कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज लिखवाऊं तो जैसे देखो कि तुम्हारे पास सबसे पहला जो ट्रांजिशन सीरीज होता है वो कौन सा होता है? स्कैंडियम, शक्ति, वान, करे, मना, फिर खोज, निकाले, कॉपर, जिंक, यही होता है आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो अगर मैं इनकी एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो जैसे देखो, वैल्यूज याद नहीं रखनी है आपको, जो पैटर्न है वो याद रखना है कि जो स्कैंडियम होता है इसके लिए जो एटॉमिक रेडियस होती है उसका वैल्यू कितना होता है? 1.44 एंगस्ट्रॉम। देन टाइटेनियम के लिए 1.32 एंगस्ट्रॉम, फॉर वैनेडियम इट इज 1.22 एंगस्ट्रॉम। मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज करना चाहिए, बिल्कुल कर रहा है। फिर क्रोमियम के अंदर क्या होता है? अचानक से सडन इंक्रीज देखने को मिलता है। क्या देखो, 1.
7 एंगस्ट्रॉम। फिर मैग्नीज फिर से डिक्रीज 1.17 एंगस्ट्रॉम, फिर 1.17 एंगस्ट्रॉम, फिर यहां पर कोबाल्ट के लिए 1.16 एंगस्ट्रॉम, निकिल के लिए 1.15, फिर कॉपर के लिए 1.17 और देन जिंक के लिए 1.25। ठीक, तो ध्यान से देखो यहां पर जो एटॉमिक साइज है उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। क्या तुमको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं एटॉमिक साइज के अंदर? ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखो पहले एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ, फिर अचानक से इंक्रीज हुआ, फिर तुम्हारे पास डिक्रीज हुआ लेकिन फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। फिर क्या हुआ देखो, इनमें ऑलमोस्ट यहां पर कांस्टेंट है साइज, फिर तुम्हारे पास अचानक से इंक्रीज हुआ। दिखाई दे रहा है ये सबको? देखो बीच में क्या हुआ, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, यहां पर क्या हुआ, साइज आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, फिर तुम्हारे पास इंक्रीज हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में जो साइज है वो सबसे पहले क्या कर रहा है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में पहले साइज आपका डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज किया, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, फिर इंक्रीज कर गया। ये तुम्हारा रीजन क्या है इसका? देखो आप जानते हैं क्रोमियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता ही है ना? तो और उसमें डी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम और एमएन दोनों में ही 5-5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी में, बराबर है? तो हमको यहाँ पर क्रोमियम के अंदर जो शील्डिंग है वो क्या देखने को एमएन के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो जेड इफेक्टिव है वो क्या होता है, थोड़ा इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये इनका साइज का ऑर्डर है। तो तुम्हारे पास क्या ध्यान में रखोगे साइज के ऑर्डर में? क्या ध्यान में रखोगे साइज के ऑर्डर में कि लेफ्ट से राइट जाते हैं ट्रांजिशन सीरीज में, तो जो साइज है वो तुम्हारे पास क्या करती है, पहले डिक्रीज करती है साइज, फिर तुम्हारे पास जो साइज है वो क्या करती है, ऑलमोस्ट साइज डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज करता है, देन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है और लास्ट में इंक्रीज करता है। ठीक, तो ये पॉइंट लिख लो, ऑन मूविंग फ्रॉम left to right, on moving from left to right in transition elements, क्या होता है, साइज फर्स्ट डिक्रीजेज, देन उसके बाद क्या होता है, इंक्रीजेज, राइट? और फिर क्या होता है, then again decreases and remains constant, then again decreases and remains almost सेम, लगभग सेम देखने को मिलती है, एंड एट द एंड अगेन इंक्रीजेज, एंड एट द एंड अगेन इंक्रीजेज, राइट? जल्दी से इसको नोट करिए।
नोटेड। चलिए अब अगर हम तुम्हारे बात करें कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, क्या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज सॉरी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो उनके अंदर जो हमको साइज देखने को मिलती है वो क्या मिलती है, वो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। वो क्या मिलती है आपको, ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। तो इसको आज नोट कर लो पहले फटाफट, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे फुल डिटेल में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, द एटॉमिक रेडाई या फिर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज मतलब जिसमें 4D वाला ट्रांजिशन सीरीज है ना, एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मतलब 5D वाला ट्रांजिशन सीरीज in a group is almost same except इट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 39 एंड लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। देखो जब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर हम बात करते हैं, इसको मैं पूरी क्लास अगली क्लास में पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अभी तो टाइम का शॉर्टेज हो रहा है, तो अभी के लिए ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको मैं फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नोटेड। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जब हम बात करते हैं किसी भी ग्रुप में, देखो जैसे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इसको अभी लिखना नहीं, कॉपर, जिंक, अगली क्लास में फिर से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे अब इसको देखो यहाँ पर इट्रियम तुम्हारी क्या था यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आगे कूद, देन तुम्हारे पास ला हफ ता वरना नहीं लाफ ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, यही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपका 3D ट्रांजिशन सीरीज, ये आपका 4D ट्रांजिशन सीरीज, ये आपका 5D ट्रांजिशन सीरीज। ठीक, तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि जब हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं, इधर से इधर जिर्कोनियम से हाफनियम, निबोनियम से टेंटेलम, तुम्हारे मोलिब्डेनम से टंगस्टन, टेक्नीशियम से तुम्हारे पास रेथोनियम, तुम्हारे पास रुथेनियम से ऑस्मियम, रोहंडियम से इरेडियम, तो इनमें जब जाते हैं तो हमको जो साइज है वो क्या देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। इसका रीजन क्या है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के ये जो एलिमेंट्स हैं और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी साइज हमको क्या ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। इसका रीजन होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या है, इज ऑलमोस्ट सेम ड्यू टू लेंथेनॉइड, क्या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्या होता है इसको मैं अगली क्लास में फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, एक्सेप्ट किसके लिए, इट्रियम और लेंथेनम, यहां पर हमको ये देखने को नहीं मिलता, बाकी के जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनमें हमको ये देखने को मिलता है।
बिल्कुल कल भी वापस बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ओके सो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। बेझिझक पूछिए, शर्माइए मत, बेझिझक अपना कोई भी डाउट है उस चीज को पूछिए, डरना नहीं है। बाय बाय। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। कोई पूछना चाहेगा कुछ भी? नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग फिर क्लास को एंड करते हैं। क्लास 12:15 तक होती है ना? हाँ तो क्या हुआ, क्या हुआ पीयूष जी? 12:15 नहीं, 12:30 तक। चलिए ओके। किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम सेशन एंड करें। किसी को दिक्कत तो नहीं आया क्लास के अंदर बीच में? सबको वॉइस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं था आज? वॉइस क्लियरली आ रही थी? ओके चलिए ठीक, बाय।